हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समाज शास्त्र से रिलेटेड सारे प्रश्न। समाज शास्त्र के जो भी टॉपिक महिला बाल विकास भर्ती परीक्षा में दिए गए हैं वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ ही उससे बनने वाले प्रश्न। इसके साथ ही पुराने ईयर्स में आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चन भी देखेंगे और क्या-क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, वो सारी चीज़ें भी इसमें हम देखने वाले हैं। चलिए एक-एक करके सारे इन्फॉर्मेशन देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले समाजशास्त्र। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं, जो कि 2 लैंग्वेज से मिलकर बना है, अर्थात 2 पार्ट में डिवाइड करें इसे तो सोशियस और लोगोज। सोशियस देखें तो ये है लैटिन भाषा का शब्द और लोगोज है ग्रीक भाषा का शब्द। लैटिन में जो सोशियस है इसका मतलब होता है समाज और लोगोस का मतलब है विज्ञान या अध्ययन। पूरे रूप से बोलें तो इसको कहेंगे समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन। तो हो गया सोशियोलॉजी का मतलब समाज का विज्ञान और समाज का अध्ययन। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा। अब 2 भाषाओं की क्यों, क्योंकि समाज शास्त्र जो है 2 भाषाओं से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक। इसीलिए इसको एक 2 भाषाओं की अवैध संतान कहा है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, आ भी सकता है ना। तो आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट है इन्होंने इसके स्थान पर, कहने का मतलब सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया। तो जॉन स्टुअर्ट ने इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया। क्वेश्चन आता भी है कि इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया सोशियोलॉजी के स्थान पर। तो आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट मिल या जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका फुल नेम है। फिर है जो समाजशास्त्र है, इसका जो इतिहास की बात करें दोस्तों, इसका इतिहास 200 साल से भी कम का है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है। 200 साल से भी कम टाइम में ये सोशियोलॉजी का उद्भव हुआ है। दोस्तों भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत पूछी जाती है तो भारत में जो है समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत हुई है 1919 में। इसके बाद कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, तो बम्बई विश्वविद्यालय। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होएगा पैट्रिक गैडिस। नेक्स्ट देखें सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो सोशियोलॉजी नामक पुस्तक जो है हर्वर्ड स्पेंसर ने लिखी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आने की पूरी संभावना है। हर्वर्ड स्पेंसर, ध्यान रखना है आपको, सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। फिर है समाजशास्त्र। पूछा जाता है कि समाज शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शंस कई सारे रहेंगे, समाज का, समुदाय का, संगठन का। तो आंसर होगा समाज का। समाज शास्त्र समाज का अध्ययन है। फिर है लघु समाज का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लघु समाज का अध्ययन कहलाता है सूक्ष्म समाज शास्त्र। वहीं पूछे कि बृहद समाज शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाता है यहाँ पे विशाल या स्थूल समाज शास्त्र। आगे देखिए समाजशास्त्र के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में हो, ज़्यादातर परिभाषाएं पूछी जाती हैं। परिभाषाएं 1-2 दे देंगे और पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने कहा या किसके द्वारा लिखी गई। तो आपको ये परिभाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे कुछ परिभाषाएं और वैज्ञानिकों के नाम। देखिए परिभाषाएं जैसे लिखी हुई है, अगर उन परिभाषाओं में व्याख्या व प्रगति वर्ड आ गया तो आप समझ जाएं कि वो ऑगस्ट काम्टे की परिभाषा है। वहीं उस परिभाषा में विज्ञान वर्ड आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक है। आपको पूरी परिभाषा है या फिर उनके वैज्ञानिकों का नाम ऐसे ही याद नहीं होगा कि परिभाषा और फिर वैज्ञानिक, काफ़ी सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन उनमें से अगर आप शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो वो याद ही हो जाएगा। कुछ वर्ड्स उसमें से आप देख लें, उसे रिलेट कर लें वैज्ञानिकों के नाम से, तो आसानी से याद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर उस परिभाषा में ये वर्ड हैं तो ये किसकी परिभाषा है, ऐसे। तो अगर उस परिभाषा में विज्ञान वर्ड है तो वैज्ञानिक है वार्ड, विज्ञान से वी और वार्ड से, मतलब दोनों में वावा आपको दिख जाएगा, आंसर बन जाएगा वहाँ पे। फिर अगर वो उस परिभाषा में अध्ययन वर्ड है तो अध्ययन से वैज्ञानिक है ओडम, दोनों में आ मिल जाएगा आपको। फिर अगर उस परिभाषा में वर्णन व व्याख्यान है तो गिडिंग्स हो जाएंगे। और परिभाषा में परिभाषित शब्द है तो वो हो जाएगा जिस वर्ड, इसके वैज्ञानिक हैं। फिर संबंधों का जाल, ये हमेशा पूछा जाता है समाज शास्त्र के क्वेश्चन में कि समाज शास्त्र को संबंधों का जाल किस वैज्ञानिक ने कहा है, तो ये परिभाषा दी है मैकाइवर एवं पेज ने। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है,
2017 के एग्जाम में। फिर है समूहों का अध्ययन किसने कहा है, तो आंसर हो जाएगा जॉनसन ने। वहीं अगर परिभाषा में जीवन वर्ड है तो हो जाएगा ऑगवन निमकॉफ। आगे देखिए, धर्म एक संस्था है क्योंकि यह लोगों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है। पूछा जाता है कि धर्म क्या है, ऑप्शंस में ऐसी चीजें रहती हैं। आंसर होगा यह लोगों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है, क्या, धर्म। आगे है विद्यालय समाज का लघु रूप है। पूछा जाता है समाज का लघु रूप क्या है, तो विद्यालय। और एक ज्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताएं। इसमें क्या क्या शामिल होता है, क्या नहीं। तो इसमें शामिल होता है विद्यार्थी, शिक्षक और शैक्षिक या सहशैक्षिक पाठ्यक्रम। तो स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम आपको याद होना चाहिए। ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है शिक्षा की। फिर है सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द किसने दिया, तो सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द जो है ऑगवन ने दिया है। नेक्स्ट है शैक्षिक समाज शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, शैक्षिक समाज शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज पायन। इन्हें पैने भी कहा जाता है, इसके जनक भी यही हैं, जॉर्ज पायन। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा अवरोध क्या है। दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा अवरोध है धर्म। नेक्स्ट, भारत में हिंदू समाज के सामाजिक व शैक्षिक परिवर्तन में सबसे बड़ी बाधा बताएं। तो भारत में हिंदू समाज के सामाजिक व शैक्षिक परिवर्तन में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है जाति प्रथा। नेक्स्ट, समाज जो है समुदाय से मिलकर बना होता है। पूछा जाता है, इसका सीक्वेंस दे देता है आपको, समाज, समुदाय, धर्म, वर्ण, जाति, परिवार, इधर उधर करके लिखा रहता है। उसको आपको एक तरफ से लगाना होता है कि किससे मिलकर क्या बना है, फिर उससे मिलकर क्या बना है। जैसे यहाँ पे रक्त संबंध जब मिलकर एक परिवार बनता है, परिवार से कुल, कुल से जाति, फिर जाति से वर्ण, वर्ण से धर्म या समूह, फिर इससे धर्म या समूह से समुदाय, और फिर जाके समाज का एक निर्माण होता है। तो ये सीक्वेंस जो है आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। अगला है शैक्षिक समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है किसका। शैक्षिक समाजशास्त्र में दोस्तों व्यक्ति व सांस्कृतिक वातावरण के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का जो है अध्ययन किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण बताएं। तो सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है शिक्षा। नेक्स्ट, सामाजिक विरासत का प्रतीक क्या है। दोस्तों, सामाजिक विरासत का प्रतीक है संस्कृति। नेक्स्ट, शैक्षिक परिवर्तन व सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यह कथन किसने कहा है। तो शैक्षिक परिवर्तन व सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये कहा है जॉन ड्यूबी ने। नेक्स्ट, सोशल फिजिक्स नामक नाम किसने दिया। समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स नाम किसने दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने की पूरी संभावना है अभी वर्ष 2024 वाले एग्जाम में। तो सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी, आपको बताना है कि ये नाम किसने दिया। तो ये नाम दिया ऑगस्ट काम्टे ने। और कब दिया, तो 1838। ये पूछा गया है कि कब सोशल फिजिक्स नाम दिया अगस्त काम्टे ने। तो ये सन जो है पूछा जा चुका है 2017 के एग्जाम में। तो आंसर था उसका 1838। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन में क्या क्या निहित है। तो इसमें तो पहला समाज की संरचना, दूसरा मानवीय संबंध, और तीसरा अभिवृत्तियां, आदर्श व मूल्य। नेक्स्ट देखें, शिक्षा के ऊपर सर्वाधिक नियंत्रण होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा के ऊपर सर्वाधिक नियंत्रण किसका होता है। वो संरचना किस सूची के विषय है। देखिए, शिक्षा तो है आपका संवर्ती सूची का विषय, जो कि राज्य व केंद्र सरकार दोनों ही इसमें के लिए जो है कानून बना सकते हैं। बात करें शिक्षा के ऊपर सर्वाधिक नियंत्रण किसका होता है, तो वो होता है राज्य का। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक दक्षता का शैक्षिक उद्देश्य के रूप में प्रत्यय किसने कहा। सामाजिक दक्षता का जो है शैक्षिक उद्देश्य के रूप में प्रत्यय कहा दोस्तों जॉन ड्यूवी ने। नेक्स्ट, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। दोस्तों, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है ना, वो लचीला होना चाहिए। नेक्स्ट, पूर्वाग्रह के विकास का सबसे घनिष्ठ संबंध किससे है। तो पूर्वाग्रह के विकास का सबसे घनिष्ठ संबंध है समाजीकरण से। नेक्स्ट, भारत जैसे एक जनतांत्रिक
समाज में शिक्षा में धर्म का होना चाहिए स्थान कैसा होना चाहिए? तो शिक्षा में धर्म का जो स्थान है वो सभी धर्मों की शिक्षा होनी चाहिए शिक्षा में। जैसे भारत जैसे एक जनतांत्रिक समाज की बात हो रही है तो वहाँ पे शिक्षा में जो धर्म का स्थान सभी धर्मों के लिए समान शिक्षा की बात होनी चाहिए। फिर है परंपराओं में परिवर्तन। परंपराओं में परिवर्तन जो है अभौतिक परिवर्तन कहलाता है। बात करें सामाजिक परिवर्तन की, दो तरह के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन एक अभौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो स्पष्ट व प्रत्यक्ष होते हैं उन्हें कहते हैं, और जो अस्पष्ट व अप्रत्यक्ष होते हैं उन्हें कहते हैं अभौतिक परिवर्तन। इसका उदाहरण है आपका परंपरा में परिवर्तन। फिर सामाजिक परिवर्तन का घोतक क्या कहलाता है या संकेतक या सिंबल? तो सामाजिक परिवर्तन का जो घोतक कहलाता है, संकेतक कहलाता है, वो है विकास। फिर सामाजिक परिवर्तन का कारण क्या नहीं हो सकता? दोस्तों सामाजिक परिवर्तन का अगर कारण पूछे तो वो एक कारण नहीं हो सकता, वो है सांस्कृतिक जड़त्व। और सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो जैसे प्राकृतिक विपदा, ये सामाजिक परिवर्तन के कारण हैं। मनोवैज्ञानिक तनाव, सांस्कृतिक संश्लेषण, सारे ही सामाजिक परिवर्तन के कारण हैं। फिर शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार का अर्थ बताएं। दोस्तों शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार का अर्थ है शिक्षा की समस्याओं को हल करने में समाजशास्त्र के ज्ञान का उपयोग करना। नेक्स्ट, सांस्कृतिक परिवर्तन में शामिल क्या क्या है? दोस्तों सांस्कृतिक परिवर्तन में शामिल है पहला सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक विलोपन, सांस्कृतिक स्वीकृति, और शामिल नहीं होता तो वो है रचनात्मक विलोपन, जो है सांस्कृतिक परिवर्तन में शामिल नहीं होता। अब पूछा जाता है कि क्या समाज अमूर्त है या मूर्त है? तो यहाँ पे आंसर हो जाता है समाज जो है दोस्तों वो एक अमूर्त है, समाज आपका अमूर्त है। समाज में क्या पाया जाता है? तो समाज में भिन्नता और समानता दोनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा समाज में क्या होता है? तो दोस्तों समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों ही चीज़ें होती हैं। फिर है समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किस में होता है? तो समाज का क्रमबद्ध अध्ययन जो है वो होता है समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? तो समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। नेक्स्ट, इथोलॉजी शब्द का संबंध किससे है, मतलब किस वैज्ञानिक से है? तो इथोलॉजी शब्द का जो संबंध है वो जॉन स्टुअर्ट मिल से है। तो आंसर हो जाएगा मिल से, शॉर्ट नेम इसे मिल ही लिखा रहता है ऑप्शंस में, या फिर पूरा नाम भी लिखा जा सकता है जॉन स्टुअर्ट मिल या जॉन मिल या मिल, है ना। फिर सूक्ष्म समाजशास्त्र का संबंध किससे है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सूक्ष्म समाजशास्त्र का जो संबंध है वो है मैक्स वेबर से, ये आपको ध्यान रखना है, मैक्स वेबर। और वही पूछे कि बृहद समाजशास्त्र का संबंध किससे है? तो बृहद समाजशास्त्र का संबंध है दुर्खीम से। देखिए बृहद में दा दिख रहा होगा, इसके वैज्ञानिक का नाम भी दुर्खीम है, दुर्खीम में भी दा है, तो आपको ये रिलेट करना है, आंसर आपको याद रहेगा कि बृहद समाजशास्त्र का संबंध दुर्खीम से है। वहीं सूक्ष्म का पूछे तो इनके भी, जैसे सूक्ष्म में सा आ रहा है तो इनके वैज्ञानिक के नाम में भी सा आपको दिख जाएगा, मैक्स सा इसमें भी आ रहा है, तो ये भी याद हो जाएगा आसानी से। सूक्ष्म समाजशास्त्र का संबंध मैक्स वेबर से और बृहद का दुर्खीम से। नेक्स्ट, आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक समाजवादी विचारधारा का पिता जो है कहा जाता है जर्मनी के वैज्ञानिक है कार्ल मार्क्स को। तो आधुनिक समाजवादी विचारधारा के पिता हैं कार्ल मार्क्स। फिर दुर्खीम की पुस्तक से रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड, ये आता है क्वेश्चन हमेशा कि रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के किसकी पुस्तक है? तो आंसर हो जाएगा दुर्खीम की। इनकी पत्रिका का नाम है नई सोशियोलॉजी और ये हैं फ्रांस की। ये भी याद रखना है, कभी पूछ दिया जाता है कि दुर्खीम कहाँ के वैज्ञानिक है, तो आंसर होगा फ्रांस के। अब देखें समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, ये परिभाषाएं दी गई हैं। ये पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक का ये जो है परिभाषा है, किनका दिया गया मत है ये? तो समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह वर्ड आपको मिल जाए तो आंसर हो जाएगा जॉनसन, ठीक है, समूह या सामाजिक समूह, तो जॉनसन आंसर हो जाएगा। फिर समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है, आपको परिभाषा में मिल जाए तो आगमन एवं निम्कोफ इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वैज्ञानिक में निका आ रहा है, उनके नाम में भी आ रहा है निम्कोफ, तो निम्न से आपको रिलेट करना है, जिससे क्या होगा कि ये परिभाषाएं याद रहेगी कि किन की है। फिर समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। दोस्तों मानव संबंधों का विज्ञान, इसको आपको कैसे याद करना है कि मानव संबंधों का विज्ञान है, तो संबंध, मानव संबंध, इसमें क्या होता है रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसके जो वैज्ञानिक हैं वो हैं रोज,
ठीक है, मानव संबंधों का विज्ञान रोज का है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। तो पूछा जाता है कि समाज शास्त्र में समाज के संबंधों का जाल किस वैज्ञानिक का दिया हुआ परिभाषा है ये, तो ये हो जाएगा इसका आपका मैकआइवर एंड पेज। आपको मिल जाए कि जाल, संबंधों का जाल, तो ये वर्ड अगर जाल मिल जाए तो इसके वैज्ञानिक का भी नाम में आपको मिल जाएगा ज वर्ड। तो मैकआइवर एंड पेज, ज और जाल से में भी। अगला जो है अगली परिभाषा है समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप, समाज का विज्ञान मिल जाए, समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित वर्ड मिल जाए तो उसका आपको लगाना है जिस वर्ड। ठीक है, परिभाषित, तो किसी भी चीज़ को आप परिभाषित कर रहे हैं जिस तरह, तो आपको ऐसे कुछ रिलेट करके याद करना है तो याद रहेगा। परिभाषित, जिस तरह परिभाषित करते हैं लोग, तो जिस वर्ड परिभाषित। अगला है समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्यान करता है। क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या वर्ड मिल जाए तो FH गिडिंग्स इसके राइटर हो जाएंगे। ठीक है, वर्णन तथा व्याख्यान, वैज्ञानिक का नाम है FS गिडिंग्स। फिर है समाजशास्त्र के जनक। समाजशास्त्र के जो जनक है किसे कहा गया है, ये कौन है इनके जनक? तो आंसर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी जा चुका है, तो इसके जनक हमेशा आपको ध्यान रखना है। समाजशास्त्र के जनक है अगस्त कॉम्टे। कहाँ के हैं? फ्रांस के। और पहला शब्द इन्होंने दिया सामाजिक भौतिकी। ठीक है, तो अगस्त कॉम्टे ने सामाजिक भौतिकी शब्द दिया, या फिर क्वेश्चन पूछता है कि सामाजिकी भौतिकी शब्द किस ने दिया, तो आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्टे ने। और समाजशास्त्र को जो है इनका नया नाम है समाजशास्त्र। कब पड़ा नया नाम? ये पड़ा 1839 में। इससे पहले तक 1838 तक जो है सामाजिक भौतिकी के नाम से प्रसिद्ध था। फिर सबसे पहले कब पढ़ाया गया समाजशास्त्र को? दोस्तों, समाजशास्त्र को पढ़ाया गया अमेरिका में 1890 में सबसे पहले। किसके द्वारा? फ्रैंक ब्लैकमर के द्वारा। ठीक है, शीर्षक था समाजशास्त्र के तत्व। सबसे पहले ये पढ़ाया गया था क्या? समाजशास्त्र के तत्व। कब? 1890 में। कहाँ? अमेरिका में। और किसके द्वारा? तो फ्रैंक ब्लैकमर के द्वारा। नेक्स्ट है प्रथम यूरोपीय समाजशास्त्र विभाग कब स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई 1895 में। किसके द्वारा? तो एमिल दुर्खीम के द्वारा। प्रथम यूरोपीय समाजशास्त्रीय विभाग की स्थापना एमिल दुर्खीम के द्वारा की गई। फिर प्रथम यूके समाजशास्त्रीय विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1904 में की गई। कहाँ? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस। फिर प्रथम जर्मन समाजशास्त्रीय विभाग की स्थापना, तो जर्मन समाजशास्त्रीय विभाग की स्थापना की गई 1919 में मैक्स वेबर के द्वारा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे एक ही वीडियो में समाजशास्त्र रिलेटेड, जो कि आपकी महिला बाल विकास भर्ती परीक्षा में आने वाले। चलिए आगे देखें। पोलैंड समाजशास्त्रीय विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1920 में। किसके द्वारा की गई? फ्लोरियन जेनेक के द्वारा। फिर विश्व के सबसे विशाल पेशेवर समाजशास्त्रियों का अमेरिकी समाज संगठन कब स्थापित किया गया? तो अमेरिकी सामाजिक संगठन जो है स्थापित किया गया 1905 में किया गया। इसका विस्तार 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में हुआ। एक स्थूल व्यापक समाजशास्त्र के रूप में, दूसरा सूक्ष्म समाजशास्त्र के रूप में। फिर है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह किसने कहा? ये कहा अगस्त कॉम्टे ने। फिर समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो ये कहा लिस्टर एफ वार्ड ने। नेक्स्ट, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, तो समाज का अध्ययन करता है, ऑडम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे आधारभूत सामाजिक संस्थाएं। तो पहला है परिवार एवं नातेदारी, दूसरा आर्थिक संस्थाएं, तीसरा धार्मिक संस्थाएं, चौथा राजनीतिक एवं वैधानिक संस्थाएं, पांचवा शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक संस्थाएं, छठवां मनोरंजनात्मक एवं कल्याणकारी संस्थाएं और कलात्मक एवं अभिव्यक्ति संबंधी संस्थाएं। तो ये थी संस्थाएं आधारभूत सामाजिक संस्थाएं की। और मौलिक सामाजिक संस्थाएं अब देखें तो मौलिक सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे विभेदीकरण एवं स्त्रीकरण, सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण, सामाजिक संघर्ष, क्रांति, युद्ध, संचार, सामाजिकरण तथा सैद्धांतिकरण, सामाजिक मूल्यांकन मतलब मूल्यों का अध्ययन, फिर सामाजिक विचलन,
अपराध, आत्महत्या और सामाजिक नियंत्रण, एकीकरण एवं परिवर्तन। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 1877 में आई हार्वर्ड स्पेंसर द्वारा। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक दर्शन का प्रतिपादन किया ऑगस्ट कॉम्टे ने। नेक्स्ट, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया कार्ल मार्क्स ने। तो वैज्ञानिक समाजवाद अगर लिखा है तो समाजवाद कार्ल मार्क्स, और दर्शन लिखा है तो ऑगस्ट कॉम्टे। यही एथिक्स एंड पॉलिटिक्स तो हो जाएगा ये अरस्तु का, और रिपब्लिक है प्लूटो का। नेक्स्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक 1919 में, जिसमें प्राथमिक समूह की अवधारणा की बात की गई है, और ये है चार्ल्स कूले की। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें चार्ल्स कूले पूरा लिखा हो ऑप्शन में, ज़रूरी नहीं है, कूले बस भी लिखा जा सकता है, लिखा रहता है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है? तो आपको बताना है चार्ल्स कूले की। नेक्स्ट है समाज शास्त्र की गुणात्मक पद्धतियाँ बताएं। समाज शास्त्र की गुणात्मक पद्धतियाँ में पहला है आगमन एवं निगमन विधि, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, सामाजिक दूरी का पैमाना और सामुदायिक अध्ययन पद्धति। देखिए सामाजिक वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसने ये चीज़ें गुणात्मक पद्धतियों के बारे में कही है? तो वह कूले, हार्वर्ड स्पेंसर, लिप्ले और जनन की। वही बात करें सामाजिक दूरी का पैमाने की, तो ये बोगार्डस। नेक्स्ट है समाज शास्त्र की परिमाणात्मक पद्धतियाँ। दोस्तों जो गुणात्मक पद्धतियाँ होती हैं वो अमूर्त तथ्यों पर से संबंधित होती हैं, और वहीं परिमाणात्मक पद्धतियों की बात करें तो मूर्त तथ्यों पर आधारित होती है और संख्यात्मक तथ्यों पर, जैसे सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, ऐतिहासिक सर्वेक्षण पद्धति, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सर्वेक्षण पद्धति और सांख्यिकीय पद्धति। जो सांख्यिकीय पद्धति है वो गडिन्स की है। नेक्स्ट, समाज की विशेषताएं। ये क्वेश्चन आता है, समाज की विशेषताएं आपको ध्यान से पढ़नी है। अभी बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो समाज की जो विशेषताएं होती है, जैसे पारस्परिक जागरूकता समाज की विशेषता है। समाज अमूर्त है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। समाज में समानता एवं असमानता होता है, पाया जाता है। चौथा, समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों होती हैं। समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित होता है। समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज मनुष्य तक सीमित नहीं होता। तो ये है समाज की विशेषताएं। नेक्स्ट, समूह निर्माण कैसे होता है? दोस्तों समूह का निर्माण सामान्य उद्देश्य, हित, निवास, समान भाषा, समूह चेतना, शारीरिक समीपता के द्वारा समूह का निर्माण होता है। प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगर ये टॉपिक दिया गया है आपकी सिलेबस में तो ये क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। तो प्राथमिक समूह आपको पता होना चाहिए कौन से प्राथमिक समूह कहलाते हैं, कौन से द्वितीयक समूह। दोस्तों प्राथमिक समूह जो है, परिवार आपका प्राथमिक समूह कहलाता है, मित्र मंडली आपका प्राथमिक समूह कहलाता है। तो और पड़ोस, लघु समुदाय, साझेदारी, जनजातीय परिषद, अनौपचारिक, प्रत्येक, मतलब जो सामाजिक समूह है, परिवार, मित्रमंडली, पड़ोस, साझेदारी, लघु समुदाय, जनजातीय परिषद आपके क्या है? प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह होता कैसे है? पूछा जाता है कि औपचारिक कि अनौपचारिक। तो जो प्राथमिक समूह होता है वो अनौपचारिक होता है। इसमें कोई औपचारिकता के थ्रू किसी से कोई बातचीत या अंतरक्रिया नहीं की जाती। तो ये होता है आपका अनौपचारिक, मतलब प्राथमिक समूह एक अनौपचारिक क्रिया है। फिर प्राथमिक समूह प्रत्यक्ष होता है, और प्राथमिक समूह में सामूहिकता पाई जाती है। फिर वही बात करें द्वितीयक समूह की, तो द्वितीयक समूह में आते हैं जैसे सेना, राजनीतिक दल, मजदूर संघ, बड़े व्यापारिक संगठन, कॉलेज, विश्वविद्यालय, राष्ट्र, ये सब द्वितीयक समूह में आते हैं। द्वितीयक समूह औपचारिक होता है, अनौपचारिक आपका प्राथमिक और द्वितीयक औपचारिक। और बात करें द्वितीयक समूह की तो एक अप्रत्यक्ष होता है और व्यक्तिवाद पर आधारित होता है। अब देखेंगे परिस्थिति, इसे कहते हैं हैसियत, स्टेटस या और भूमिका के बारे में। इससे क्वेश्चन बने हुए थे 2017 में, काफ़ी सारे क्वेश्चन बने थे। हर एक शिफ्ट में परिस्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक थी, तो उसे हम जानेंगे कि क्या है परिस्थिति, क्या है रोल, है ना। तो सबसे पहले परिस्थिति। दोस्तों परिस्थिति एक व्यक्ति का समाज में अपना कोई ना कोई पद या दर्जा होता है। जैसे एक कोई भी व्यक्ति है, उसका समाज में कोई ना कोई पद या दर्जा होता है, जैसे समाज शास्त्रीय भाषा में परिस्थिति कहते हैं, स्टेटस कहते हैं, मतलब उसका कोई जो भी रोल है उसका समाज में, कि कोई व्यक्ति है उसका समाज में कोई पद है या कोई उसका दर्जा है, उसे कहते हैं समाज शास्त्रीय भाषा में उसको परिस्थिति। और एक परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति से जिस प्रकार के कार्यों की समाज सामान्यतः अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है, उसके
अनुरूप वह जो कुछ करता है उसे उसकी भूमिका कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें एक ही परिभाषा में क्लियर हो गई कि देखिए जो व्यक्ति का जो अगर कोई पद है या दर्जा है उसे कहेंगे प्रस्थिति, और उस पद या दर्जा के अकॉर्डिंग जो वह परफॉर्म करता है, जो वह रोल निभाता है उसे रोल कहते हैं, भूमिका कहते हैं। अब प्रस्थिति और के दो प्रकार होते हैं, एक प्रदत्त प्रस्थिति और एक अर्जित प्रस्थिति। ठीक है, जो प्रदत्त प्रस्थिति होती है तो किन में पाई जाती है, तो लिंग भेद में, आयु भेद, नातेदारी, जन्म, जाति एवं प्रजाति, शारीरिक विशेषताएं प्रदत्त परिस्थिति में पाई जाती है। अर्जित की बात करें तो इसमें संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, राजनीतिक सत्ता, विवाह, उपलब्धियां और अर्जित परिस्थिति। कहने का मतलब जो प्रदत्त परिस्थिति होती है वो पहले से बनी होती है, उसमें हम कोई चेंजेस या कोई अलग से उसमें ऐड नहीं कर सकते। अर्जित होती है जिसे अर्जित की जाती है बाद में। अब देखें जैसे लिंग भेद है वो पहले से फिक्स है, आयु भेद पहले से फिक्स है, उसमें क्या कोई चेंजेस करा जा सकता है, नहीं किया जा सकता। जन्म, जाति, प्रजाति, ये सारी चीज़ें फिक्स है पहले से, वो कहलाएंगी आपकी अस्क्राइब्ड या प्रदत्त परिस्थिति या स्टेटस। और अर्जित जिसे हम बाद में भी अर्जित कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं बाद में भी, जैसे संपत्ति हम बाद में अचीव करते हैं, व्यवसाय हम बाद में करते हैं, शिक्षा बाद में ग्रहण करते हैं, विवाह करते हैं, उपलब्धियां, राजनीतिक कोई किसी भी तरह की उपलब्धियां, राजनीतिक सत्ता अर्जित परिस्थिति कहलाती है। रोल दोस्तों एक और परिभाषा दी गई है, शायद आपको क्लियर समझ में आए कि रोल क्या है। रोल या भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है। रोल को जैसे दे दिया है ऑप्शन में कि रोल को क्या भूमिका की परिस्थिति का गतिशील माना जाता है या फिर इस परिस्थिति का गतिशील माना जाता है, तो भूमिका जो है आपका वो परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू को कहते हैं आप रोल। फिर समुदाय के बारे में पढ़ें। समुदाय की विशेषता ये है, हमेशा पूछता है कि समाज और समुदाय में एक सबसे परफेक्ट अंतर क्या है, मतलब सबसे प्योर अंतर क्या है। तो इसमें एक अंतर जो है वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही मतलब एकदम अंतर डिफाइन करता है कि दोस्तों जो समाज और समुदाय का एक वैश्विक अंतर है वो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। कि समुदाय में मतलब भौगोलिक क्षेत्र, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र से मतलब कि समुदाय में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है लेकिन समाज में कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता। समुदाय में हम की भावना पाई जाती है, समाज में नहीं पाई जाती। समुदाय में व्यक्तियों का समूह होता है, सामुदायिक भावना होती है, स्वतः विकास होता है समुदाय का, स्थायीपन होता है, विशिष्ट नाम होता है समुदाय का, उसमें मूर्तता होती है, व्यापक उद्देश्य होते हैं, सामान्य जीवन की बातें होती हैं, सामान्य जीवन रहता है वहाँ पे समुदाय में, सामान्य नियम व्यवस्था होती है, आत्मनिर्भरता पाई जाती है और अनिवार्य सदस्यता। ठीक, अंतर देखें तो देखिए समुदाय होता है वो व्यक्तियों का समूह होता है, लेकिन समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। मतलब समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है और समाज सामाजिक संबंधों का। समुदाय मूर्त होता है लेकिन समाज अमूर्त होता है। समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित भूभाग होता है और आवश्यक है ये निश्चित भूभाग। समाज में ये आवश्यक नहीं है। समुदाय में सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक होती है और समाज में सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं होती। दोस्तों समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर जोर दिया जाता है और इसमें समाज में सहयोगी और असहयोगी दोनों ही प्रकार के संबंधों पर जोर दिया जाता है। बात करें समुदाय की तो यह समाज का एक भाग है और समाज व्यापक है। फिर समुदाय एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते। वही बात करें समाज की तो एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं। फिर है समुदाय, इसकी प्रकृति। समुदाय की जो प्रकृति है वो क्षेत्रीय स्थानीय है, इसमें अनेक समूह समितियां संघ आदि होते हैं, लेकिन समाज की प्रकृति संपूर्णता समग्रता की होती है। फिर समुदाय का विभिन्न भागों में अध्ययन किया जाता है और समाज जिसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता। तो समुदाय का विभिन्न भागों में अध्ययन किया जा सकता है लेकिन समाज का नहीं। तो ये थी फुल डिटेल पूरे टॉपिक आपके समाजशास्त्र रिलेटेड। अगर आप इसे 1 से 2 बार अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाने हैं। और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और ये जो आपका पूरे एक वीडियो में जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी वो लगभग 10 वीडियो का निचोड़ है। 10 वीडियो के क्वेश्चन इसमें आपको मिल रहे होंगे, मतलब है पूरे। तो
एक से दो बार देखें, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इन क्वेश्चन से अवगत हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।